हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की अपनी सीरीज में हमने पार्लियामेंट तक के चैप्टर को कवर कर लिया था। आज हम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के चैप्टर नंबर 24 जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एज यूजुअल दोस्तों, इस चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइड करके फिर हम देखेंगे। और ताकि इसमें जितनी भी बातें हैं हम उन बातों को अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सके, उन बातों को अच्छे तरीके से अपने जहन में इस माइंड मैप के माध्यम से बिठा सकें। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम इस पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हम किन कमिटीज़ को पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कहें। कोई भी कमिटी अगर पार्लियामेंट्री कमिटी कही जाती है तो उसका मीनिंग क्या होता है। लास्ट में हम देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसको हम स्टैंडिंग और एडहॉक इन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज हैं उनके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन सारे मेन टॉपिक्स पे आऊँ, इन सब हेडिंग्स को डिस्कस करूँ आपके साथ, मैं आप सबको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही डिटेल्ड में हर एक डिस्कशन देखने को मिलेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। आपको लक्ष्मीकांत की पूरी सीरीज़ यहाँ पे मिलेगी, एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स आप एंजॉय कर सकते हैं, है ना। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमें इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की ज़रूरत क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारी संसद एक बहुत ही भारी भरकम संस्था है। इसमें 800 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारे बर्निंग इश्यूज आते हैं जिस पे पार्लियामेंट को डिस्कशन करना होता है। पार्लियामेंट को अलग अलग बिल्स आते हैं, उन बिल्स के प्रोविजन पे डिस्कस करना होता है। पार्लियामेंट को अपने सारे अफेयर्स को मैनेज करना होता है। अब पार्लियामेंट के पास काम इतने सारे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास टाइम बहुत कम होता है। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट केवल 3 सेशंस में काम करती है, एक बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। अब ये 3, 2 और 1 महीने का ये 3 सेशन होता है, तो टोटल पार्लियामेंट 6 महीने 1 साल में काम करती है। और इन 6 महीने के अंदर ही इन सारे अपने इश्यूज को डील करे, इस बात को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री कमिटीज का मेंशन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि क्यों पार्लियामेंट्री कमिटीज ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर बहुत सारे बर्निंग इश्यूज हैं जिसको समझने के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत होती है कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट में जाएं वो मेंबर हर एक फील्ड के एक्सपर्ट हों। उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता हो, उनको साइंस के बारे में पता हो, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, एजुकेशन के बारे में पता हो। बट क्या ये पॉसिबल है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको इन सारे फील्ड के बारे में आइडिया होगा। हो सकता है कुछ मेंबर एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो सकता है कुछ मेंबर साइंस के एक्सपर्ट हो सकता है कुछ मेंबर को एजुकेशन का बहुत अच्छा ज्ञान हो। लेकिन जब हम अपने पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में मेंबर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आधे मेंबर्स तो ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिलो पार है। तो ऐसे में पार्लियामेंट किस तरीके से एफिशिएंटली फंक्शन करे एक्सक्यूज मी। तो ऐसे में पार्लियामेंट किस तरीके से एफिशिएंटली फंक्शन करे, किस तरीके से इन सारे इश्यूज को एफिशिएंटली डील करे, इस बात को इंश्योर करने का काम पार्लियामेंट्री कमिटीज करती है। तो हम देखते हैं कि हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बन के आते हैं। तो इन कानूनों की डिटेल्ड में स्क्रूटनी हो, इन कानूनों में कौन सा प्रोविजन हमारे देश के हमारे देश के लिए कौन सा प्रोविजन सही है, हमारे सोसाइटी के लिए कौन सा प्रोविजन सही है, कौन सा प्रोविजन हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होना चाहिए, कौन सा प्रोविजन गलत है। तो इन सब पे डिटेल्ड स्क्रूटनी करने का काम पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकती। इसलिए पार्लियामेंट को हर एक कानूनों की डिटेल स्क्रूटनी में ये पार्लियामेंट्री कमिटीज हेल्प करती हैं। फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जीक्यूटिव जो भी काम करता है उसका ओवरसाइट करती है और इन ओवरसाइट के माध्यम से ये एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज ऐसी कमिटीज होती हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि एग्जीक्यूटिव अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर जाके कोई भी काम ना करे। और अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले
और इसके लिए एग्जीक्यूटिव को फिर पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिन पे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, और हम अपने देश में देख ही सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को। गिने चुने ऐसे लोग, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, जो बर्निंग इश्यूज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब देखें कि डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो का रेगुलेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलेशन हो गया। अब इन सारे मुद्दों पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस हद तक समझ रखते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी सबको पता है। तो इन सारे बर्निंग इश्यूज पे, इन सारे कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इश्यूज पे हमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, और इन्हीं स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करने का काम हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी करता है। क्योंकि अगर हम अपने पॉलिसी में इनोवेशन लाके इन सारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, तो हमारा देश पूरे विश्व से बहुत पीछे छूट जाएगा। तो हम अपने देश को, जो भी बदल रहा है, जो सिनेरियो हमारे आसपास बदल रहा है, उन सिनेरियो को देखते हुए हम अपने पॉलिसी में इनोवेशन लाए, इस बात को इंश्योर करने का काम हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी करती है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करती है, और ये पब्लिक इंगेजमेंट को इंश्योर करने का काम करती है। और पार्लियामेंट्री कमेटी जब संसद के बहुत सारे कामों को अपने पास ले लेती है, तो संसद भी बहुत एफिशिएंसी के साथ काम कर पाती है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज भी इन सारे मुद्दों पे अच्छे से काम कर पाती है। तो दैट इज व्हाई वी नीड पार्लियामेंट्री कमिटीज इन आवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। तो आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्लेसेस पे इन कमिटीज का मेंशन है, लेकिन इन कमिटीज का फंक्शंस क्या हो, इन कमिटीज का टेन्योर क्या हो, इन कमिटीज का कंपोजिशन क्या हो, यानी कि कौन इनके मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, कौन इसका मेंबर नहीं हो सकता, इन सब बातों से डील करने का काम हमारे जो दो हाउसेज हैं उनके रूल्स के माध्यम से किया जाता है। यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन, टेन्योर और कंपोजिशन के बारे में जो दोनों हाउसेज के रूल्स हैं वो उससे डील करता है। अब हम बात करते हैं कि हम किस कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी कहें। तो कोई भी ऐसी कमेटी जो जिसको कि हाउस के द्वारा इलेक्ट या अपॉइंट किया गया हो, या फिर स्पीकर या चेयरमैन ने नॉमिनेट किया हो, वो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। पार्लियामेंट्री कमेटी स्पीकर अगर लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में, और चेयरमैन राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में, इन दोनों के डायरेक्शन में काम करती है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो हाउस को अपना रिपोर्ट सौंपती है, या फिर लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में स्पीकर को, और राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में चेयरमैन को अपना रिपोर्ट सौंपती है। और फिर अगर लोकसभा की कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसको सेक्रेटेरिएट लोकसभा प्रोवाइड करवाएगा, और राज्यसभा की कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसको सेक्रेटेरिएट राज्यसभा प्रोवाइड करवाएगा। तो इन चार जो क्राइटेरिया है, इनको फुलफिल जो भी कमेटी करेगी वो पार्लियामेंट्री कमेटी कही जाएगी। अब एक हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कंसल्टेटिव कमेटी है। तो ये कंसल्टेटिव कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, बिकॉज ऊपर जो मैंने आपको ये चार कंडीशंस बताए हैं, इन चार कंडीशंस को फुलफिल ये कमेटी नहीं करती है। ठीक है, तो ये दोस्तों मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी था। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के क्लासिफिकेशन की। तो हम ब्रॉडली अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज को क्लासिफाई करें तो इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है दोस्तों, ये अपने नेचर में परमानेंट होती है। परमानेंट कहने का मतलब कि इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन हर एक साल होता है। इसके मेंबर्स चेंज हो सकते हैं या वही रह सकते हैं, लेकिन ये हर साल इनका फॉर्मेशन होता है। वहीं एडहॉक कमेटी टेम्पररी होती है, इनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है इन कमिटीज का एंड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग कमिटीज को। अब स्टैंडिंग कमिटीज को भी हम फर्दर छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे फाइनेंशियल कमेटी, फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, कमिटीज टू इंक्वायर, फिर डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड कमेटी, फिर स्क्रूटनी और कंट्रोल करने के लिए कमेटी, फिर उसके बाद सर्विस कमेटी। तो स्टैंडिंग कमिटीज को हम इन 6 हेडिंग्स में करके देखेंगे, और इसमें से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है फाइनेंशियल कमेटी। ये कमिटीज बाकी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने फाइनेंशियल कमिटीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप बस ध्यान से देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज में फाइनेंशियल कमेटी के बारे में। फाइनेंशियल कमेटी में 3 कमेटी होती है, जिसमें पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हम पीएसी कहते हैं। इस कमेटी को पहली बार 1921 में सेटअप किया गया था और ये 1919 के एक्ट, जिसको हम मॉन्टफोर्ड एक्ट भी कहते हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, उसके अंडर में इस कमेटी को पहली बार सेटअप किया गया था। इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। इन 22 मेंबर्स में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इनके मेंबर्स हर साल इलेक्टेड होते हैं और इनका इलेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताया था, इन दोनों को कंपेयर करके बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितने भी कम्युनिटीज होते हैं उन सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है। तो ये माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस बात से ये आप समझ पा रहे होंगे कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनेगी उस कमेटी में सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका राइट प्रोटेक्ट होगा। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में था। अब हम जरा इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो फंक्शंस है वो ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उनको एग्जामिन करना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहने का मतलब, जब मैंने आपको बजट इन पार्लियामेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बजट के स्टेजेस में पढ़ाया था कि एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और इस बिल के पास होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के लिए लीगल अथॉरिटी मिल जाती है कि वो अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकता है और इस अथॉरिटी मिलने के बाद फाइनेंशियल बिल पास किया जाता है। तो इसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को एग्जामिन करने का जो काम है वो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, सॉरी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। फिर ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जो रिपोर्ट है सीएजी का उसको भी स्क्रूटिनाइज करती है। वो इस बात को देखती है कि सीएजी के रिपोर्ट में अगर कुछ कमियां हैं या कुछ गलतियां हैं तो इस बात को जांच करती है। फिर ये हमारे स्टेट कॉरपोरेशंस के अकाउंट को भी एग्जामिन करती है और इनके ऊपर जो सीएजी का रिपोर्ट होता है उनको भी एग्जामिन करती है। तो ये दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस थे। बट इन कमेटी के अपने फंक्शंस के कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे ये हमेशा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि पैसे खर्च हो गए उसके बाद इस बात की जांच करेगी कि पैसे सही जगह पे खर्च हुए या नहीं हुए। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करती है अकाउंट्स का। फिर ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरवीन नहीं कर सकती और इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो अपने नेचर में एडवाइजरी होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते मिनिस्ट्रीज के ऊपर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये दोस्तों हमने पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के बारे में देखा, जिसको हम अभी फाइनेंशियल कमेटी के अंडर में पढ़ रहे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। तो फाइनेंशियल कमेटी में दूसरी इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो है एस्टिमेट्स कमेटी। इस कमेटी के ओरिजिन की बात करें तो इस कमेटी का ओरिजिन भी 1921 में हुआ था और पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हम देखते हैं 1950 में इस कमेटी को फॉर्म किया गया, वो भी जॉन मथाई के रिकमेंडेशन के बेस पे। इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, हालांकि पहले इसमें कम मेंबर्स थे, बाद में इसको 30 किया गया। और एस्टिमेट कमेटी में केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके मेंबर्स भी हर साल इलेक्टेड होते हैं और वो उनका इलेक्शन भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका जो चेयरमैन होता है वो जनरली रूलिंग पार्टी से होता है। दोस्तों एक चीज मैंने आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं बताया कि इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ऐसा कन्वेंशन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन हमेशा जो अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे एस्टिमेट कमेटी के बारे में। तो इसका जो चेयरमैन है वो जनरली रूलिंग पार्टी से होता है। एस्टिमेट कमेटी का मेंबर भी मिनिस्टर नहीं हो सकता। अब देखिए मिनिस्टर के बारे में आप ध्यान रखें कि मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एस्टिमेट कमेटी के फंक्शंस की बात करें तो ये उन ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को सजेस्ट करता है ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या इकोनॉमी है उनमें ज़्यादा एफिशिएंसी आ सके। इसके अलावा भी कई सारे इसके काम हैं जो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको ध्यान में रखना है
कि ये ऐसी ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को सजेस्ट करता है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाती है। और इस एस्टिमेट कमिटी के भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये बजट एस्टिमेट्स को एग्जामिन करता है तब जब बजट एस्टिमेट पे वोट हो जाती है। बजट का जो एस्टिमेट है उस पे वोटिंग से पहले ये कोई भी एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। फिर ये उन पॉलिसीज को क्वेश्चन नहीं कर सकता जो पॉलिसी पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें इसको सीएजी का असिस्टेंस भी नहीं मिलता, जैसा कि हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि उसको सीएजी का असिस्टेंस मिलता है। और इसका एक और लिमिटेशन ये है कि ये केवल सर्टेन सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ही एग्जामिन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसका भी जो नेचर है काम का, वो पोस्टमार्टम काम नेचर है। यानी ये भी सब कुछ होने के बाद में ये एग्जामिन करने का काम करता है कि सही हुआ या गलत हुआ। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे दोस्तों। अगली तीसरी जो फाइनेंशियल कमिटी है इंपॉर्टेंट, वो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब सबके नाम में ही दोस्तों इसका फंक्शन छुपा हुआ है। अगर आपने नाम को समझ लिया तो आप इसके फंक्शन को समझ जाएंगे। पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी को पहली बार 1964 में क्रिएट किया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। इसके मेंबर्स का इलेक्शन भी हर एक साल होता है, और जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। मिनिस्टर इस कमेटी का भी मेंबर नहीं बन सकता। अगर हम इन कमेटी के फंक्शंस की बात करें तो दोस्तों ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जितने भी रिपोर्ट्स और अकाउंट्स हैं उसको एग्जामिन करने का काम करती है। फिर अगर सीएजी ने अगर इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे कोई रिपोर्ट पेश किया है तो उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने का काम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स करती है। साथ ही साथ ये किसी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में ये भी जांच करती है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब उन बाकी दोनों कमिटीज की तरह इस कमेटी के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे ये एक साल में 10 से 12 मैक्सिमम पब्लिक अंडरटेकिंग्स को एग्जामिन कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका जो काम करने का नेचर है वो भी पोस्टमार्टम वाला है। तो ये दोस्तों तीन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज थी जो कि फाइनेंशियल कमिटीज के अंदर में आती है। कौन कौन सी? एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर दूसरी थी आपकी एस्टीमेट कमेटी, तीसरी थी आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, माफ कीजिएगा सीपीयू। इसमें टोटल 22 मेंबर्स थे, इसमें 30 मेंबर्स थे। अब देखेंगे इन 22 में से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से थे। ठीक है। इसमें 30 के 30 केवल और केवल लोकसभा से थे। इसमें भी 22 मेंबर्स थे, इसमें जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से थे। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगली जो दोस्तों स्टैंडिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है वो है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। इसको पहली बार 1993 में सेटअप किया गया था और ये नंबर में टोटल 24 है। जब इसको 1993 में सेटअप किया गया था तब ये शायद 17 थी, बाद में इनको इंक्रीज करके 24 किया गया। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे। अकाउंटेबिल जो भी पार्लियामेंट है उसके सामने एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करे, और स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को, यानी एग्जीक्यूटिव किस तरीके से अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने का काम करती है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ईच डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में 31 मेंबर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, और कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का भी मेंबर नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है दोस्तों कमिटीज टू इंक्वायर। नाम से ही स्पष्ट है कि ये इंक्वायरी करेंगी। तो इसमें भी अलग अलग कमिटीज हैं, जैसे कमिटीज ऑन पिटिशंस है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है, यानी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेज दिया है उन प्रिविलेज का अगर वो वायलेशन करते हैं तो फिर कमिटीज टू इंक्वायर जो है इसके बारे में इसकी जांच करती है। और तीसरा है इस कमिटीज टू इंक्वायर में एथिक्स कमेटी, जिसके बारे में पिछले साल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमिटीज में मैंने आपको बताया टोटल 6 थी, तो 3 देखा हमने। चौथा है कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस, सर्विस कमिटी या फिर हाउस कीपिंग कमिटी। तो ये 6 स्टैंडिंग कमिटीज थे दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक कंसल्टेटिव कमिटी के बारे में, जो कि कमिटी तो है बट पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं है। तो कंसल्टेटिव कमिटीज
जो होती हैं इनको वेरियस मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा जो ये कमिटी है, इनको पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटी को या तो हाउस कॉन्स्टिट्यूट करता है या फिर स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा उनका नॉमिनेशन होता है। बट कंसल्टेटिव कमेटी को देखिए, इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है। माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के करने के कारण, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये चूंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज होने की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करती, दैट इज वाई कंसल्टेटिव कमिटीज आर नॉट कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमिटीज। और फिर ये जो कमिटीज है दोस्तों, ये जब भी नई लोकसभा बनती है तो उसके बाद इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी के बारे में हो गया सारी बातें। अब हम बात करते हैं एडहॉक कमिटीज के बारे में। एडहॉक कमिटीज में दरअसल दो टाइप की कमिटीज होती है, एक होती है इंक्वायरी कमेटी और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में आप देखेंगे सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी, दो अलग अलग कमिटीज होती हैं। और एडवाइजरी कमेटी का जो अपॉइंटमेंट होता है, इसलिए होता है ताकि किसी पर्टिकुलर बिल पे कंसिडर किया जा सके, किसी पर्टिकुलर बिल के बारे में डिस्कस किया जा सके कि इस बिल का कौन सा प्रोविजन सही है, कौन सा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अनुसार है ना। तो इसमें दो कमिटीज जो हैं दोस्तों एडवाइजरी कमेटी में, सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। इसके बारे में जब मैंने आपको किसी ऑर्डिनरी बिल के पास होने का क्या प्रोसीजर है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी ऑर्डिनरी बिल को पास करने में कई सारे स्टेजेस होते हैं। उसमें फर्स्ट रीडिंग होता है, फिर सेकंड रीडिंग होता है। और सेकंड रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी बिल के पास होने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इस स्टेज में तीन सब स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ जनरल डिस्कशन, स्टेजेस ऑफ, उसके बाद इसमें फिर कमिटी स्टेज होता है, और लास्ट में मेंबर जो होते हैं इस पे अपना अपना वोटिंग करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेज वाले में कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास करने में जो सेकंड होता है स्टेज, सेकंड रीडिंग, माफ कीजिएगा, सेकंड रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि जनरल डिस्कशन करने के बाद किसी भी बिल को या तो सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाता है या ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा जाता है। अब इन दोनों के बीच का अंतर यह है कि सेलेक्ट कमिटी में केवल और केवल एक ही हाउस के मेंबर होते हैं, बल्कि बल्कि जो ज्वाइंट कमिटी होता है, ज्वाइंट कमिटी में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के मेंबर होते हैं। तो कोई भी बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए या ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाए, ये हाउस डिसाइड करता है। और जब इन दोनों कमिटीज के पास भेजा जाता है तो ये कमेटी बहुत ही डिटेल में उस बिल की स्क्रूटनी करती है, क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल पे डिस्कशन करती है, और अगर कोई अमेंडमेंट करना उसको अगर जरूरी लगता है तो अमेंडमेंट के लिए भी वो रिकमेंड करती है। तो इसलिए एडवाइजरी कमेटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एडवाइजरी कमेटी इसी एडहॉक कमिटीज का हिस्सा है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में सारी बातें थी जो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। और लक्ष्मीकांत की इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, मैंने आपको आपके साथ उन्हीं बातों को डिस्कस किया है, क्योंकि जो और भी सारी कमिटीज हैं उनके बारे में डिटेल में यूपीएससी ने पिछले कई सालों से सवाल नहीं पूछा है, और न ही इसके पूछने के चांसेस है, क्योंकि इसमें से जो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत ही वेग टाइप के होंगे। और मेनली ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये हमारे मेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट अभी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी बातें यहाँ पे की है वो सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो आपसे विदा लेने से पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें। और जो भी मैं दोस्तों आपसे सवाल पूछता हूँ उसका प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। आपके अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और जाने से पहले अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी मैं आपसे अगले पार्लियामेंट के चैप्टर, माफ़ कीजिएगा, अगले लक्ष्मीकांत के चैप्टर से मैं मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।